Good morning to everyone. So today we will discuss the properties of EM wave. उसमें से हम लोगों ने मैक्सिमम प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जो कि पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर होता है। दूसरा हम लोगों ने प्रूव किया कि रेशियो ऑफ ई एंड एच इज ए करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होगा, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने देखा कि 376.7 ओम के आसपास आ रही थी। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ए वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन हैज नो कंपोनेंट ऑफ ई एक्स एंड एच एक्स। तो ये आज हम लोग देखेंगे इसको, ये प्रॉपर्टी जो थर्ड प्रॉपर्टी है। और चौथी जो प्रॉपर्टी थी कि ई क्रॉस एच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ई एम वेव, ये हम लोगों ने पॉइंटिंग वेक्टर पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो कि हम लोग आज इसको प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन ले लेंगे, जो कि हम लोग जानते हैं पिछले लेक्चर्स पे भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। और इसमें से डेल टू ई इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये पहला इक्वेशन है फॉर फ्री स्पेस के लिए। दूसरा इक्वेशन एच के लिए आएगा, जो वो डेल टू एच इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, डेल टू ई डेल टू एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये मान लिया दूसरा इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इन दो इक्वेशंस पे हम लोग देखेंगे कि जो एक्स डायरेक्शन में हम लोग जो कि यहाँ पे वेव को प्रोपगेट कर रहे हैं, तो इसमें से देखेंगे कि जो एक्स कंपोनेंट होगा ई एक्स और एच एक्स, वो दोनों अपसेंट रहेंगे इस इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग पहला इक्वेशन लेते हैं, ई के लिए प्रूव करते हैं, सिमिलरली हम लोग एच के लिए लिख देंगे वैसे। तो ई के लिए ई को हम लोग क्या करेंगे, इन कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन वन। तो ई एक्स ई वाई एन ई जेड के टर्म में इक्वेशन वन को अगर कैसे लिखेंगे, चूंकि ये डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर को हम लोग कैसे लिखते थे, डेल इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये यूनिट वेक्टर है आई जे के एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, ठीक है। और इसकी वैल्यू डेल टू की वैल्यू क्या हो जाती थी, डेल टू की वैल्यू हो जाती थी डेल टू, जो कि आई क्रॉस डॉट आई क्रॉस वन हो जाता था, जे क्रॉस डॉट जे क्रॉस वन हो जाएगा, के क्रॉस डॉट वन हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड टू, ठीक है ना। तो जो आई डॉट जे होगा वो जीरो होगा, आई डॉट आई क्या होगा, वन होगा, जे डॉट जे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और के डॉट के वन हो जाएगा। बाकी जो रेस्ट होंगे वो कंपोनेंट क्या होंगे, वो जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारी डेल ऑपरेटर की वैल्यू है, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड के कंपोनेंट में इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल टू ई एक्स एक्स कंपोनेंट अपॉन डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स कंपोनेंट, ठीक है। ये पहला आ गया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स कंपोनेंट के लिए हो गया। अब वाई कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, डेल टू ई वाई अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। सिमिलरली क्या हो जाएगा, जेड के लिए डेल टू ई जेड अपॉन डेल जेड टू इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो ये कंपोनेंट फॉर्म में, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है और ये कंपोनेंट फॉर्म में है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग को ई एक्स ई वाई एंड ई जेड के फॉर्म में इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन फ्री स्पेस में आप लोग जानते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या थे,
डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन जीरो। तो फ्री स्पेस के लिए ये रो जो हो जाता था वो जीरो हो जाता था, ठीक है ना। तो डेल डॉट ई की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्री स्पेस के लिए, वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, और फ्री स्पेस। तो इसको अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे डेल डॉट ई को, तो ये कैसे लिखेंगे, क्योंकि ई एक्स ई वाई एन ई जेड के फॉर्म में आएगा ये, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ई वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ई जेड अपॉन डेल जेड। इसकी वैल्यू हमारा फ्री स्पेस के लिए जीरो हो जाएगी। तो कंपोनेंट फॉर्म में इसी को हम लोग ने ऐसे लिख लिया। तो बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और उसी से हम लोगों ने डिराइव किया था ये इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, ठीक है। तो अब ये क्या कहलाता है, चूंकि हम लोग यहाँ पे कंसीडर क्या कर रहे हैं कि वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है एज वी आर considering the wave is propagating in x डायरेक्शन, ठीक है ना। तुम लोग मतलब उसमें y डायरेक्शन भी लिया जा सकता है, लेकिन x क्योंकि सिंपलेस्ट है इसलिए हम लोगों ने x डायरेक्शन यहाँ पे लिया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो इट इज नॉट डिपेंडेंट, क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो क्या होगा, वाई एंड जेड पे डिपेंड नहीं करेगा। सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वाई एंड जेड, ठीक है। तो अगर ये वाई एंड जेड पे डिपेंड नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, डेल ई जेड डेल ई वाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ई जेड अपॉन डेल जेड। ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये क्या बता रहा है, तो अगर इनके चूंकि ये इक्वल टू ये है और इस डबल डेरिवेटिव में अगर आप रखोगे इसके कोई एक्स कंपोनेंट लेके इसके, तो इसमें इसमें तीनों कंपोनेंट आएंगे, ठीक है ना, ई एक्स ई वाई एंड ई जेड। तो सब मतलब एडिशन होके तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, तो डेल टू ई एक्स अपॉन डेल एक्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, सिंपलेस्ट, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है, तो ई एक्स ई वाई इसके अगर डबल डेरिवेटिव भी करोगे तो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मान लिया इक्वेशन, हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं इक्वेशन की। यहाँ पे ये इक्वेशन टू, ये इक्वेशन थ्री, ये फोर और ये फाइव, ठीक है ना। इसको हम लोग सिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इन इक्वेशंस में अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये मान लिया हम लोग इसको लेते हैं थर्ड को, थर्ड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, जो कि एक्स कंपोनेंट इसी में है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थ्री, तो अगर ये हमारी इक्वेशन थ्री क्या है, डेल टू ई एक्स अपॉन डेल एक्स टू इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो ये टर्म हम लोगों ने देखा कि ये जीरो हो गया, ठीक है। पिछले यहाँ पे ये देखा, ये अगर ये इक्वल टू ये है तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से इसका फिर डबल डेरिवेटिव लोगे तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा। ये मान लिया इक्वेशन सेवन है, ठीक है। तो फ्रॉम सेवन, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या बता रहा है, इक्वेशन टू जो है, तो इक्वेशन टू ये बता रहा है, तो डेल टू ई अपॉन ई एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर क्या हो गया,
ये जीरो है तो ये चूंकि कांस्टेंट है इसलिए इसको हम लोग इक्वेट टू जीरो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा टी के आ गया, यहाँ पे क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो है, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन, ये इससे तीन कंडीशन हम लोग को निकल के आ रही हैं कि ये जीरो होने का मतलब है, हम हमारा कंक्लूड क्या करेंगे, कंक्लूड क्या करेंगे, पहली कंडीशन जो रहेगी आइदर नंबर वन, इधर क्या होगा, ई एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा क्या निकल के आएगा, आर डेल ई एक्स अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन अगर इसमें ये डेल ई एक्स अपॉन डेल टी जीरो होगा तो ये क्या बताएगा, ई एक्स हमारा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ई एक्स क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट मान लेते हैं ये के है, ठीक है ना। तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे बेसिकली, अगर थर्ड कंडीशन हम लोग देखेंगे इसकी, ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, अगर डेल ई एक्स अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मान लिया के, ठीक है ना। तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ई एक्स क्या हो जाएगा, के टाइम्स टी, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये के एक कांस्टेंट हो गया और टी क्या है, टाइम है, ठीक है ना। तो ये ई एक्स जो है हमारा लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ई एक्स जो है, जो कि हमारे ई एम वेव में है ही नहीं, ठीक है ना। तो लीनियरली इसको इंक्रीज करने का मतलब है कि ये हमारा जो एक्स कंपोनेंट है वो एक्स कंपोनेंट इंक्रीजेज लीनियरली, लीनियरली इंक्रीज करने का मतलब वो हमारी कंडीशन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ईएम वेव की, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थर्ड कंडीशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी कंडीशन नहीं हो सकती है। तो हमारी कंडीशन ये दो में से कोई एक हो सकती है, ठीक है ना, ठीक है। तो दो में से जब एक कोई कंडीशन होगी तो इसमें से ये हमारा क्या बता रहा है, जो हमारी सो देयर इज ए नो component of x in the direction, in the direction of propagation, ठीक है। और ये हमारा यही क्या बता रहा है कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, ठीक है। तो ये हम लोग जो थर्ड प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये हम लोग देखे। और इसको बस सिंपल है बहुत, इसमें बस कंपोनेंट फॉर्म में इसको तोड़ लेना है और बस इक्वेट कर देना है। तो ये अपने आप ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन यूज कर लेना है और कुछ नहीं करना है। तो ये कंडीशन ये अपने आप प्रूफ हो जाती है। अब चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी हमारी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम। अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है वो हम लोग क्या डिस्कस किया है, अभी तक हम लोगों ने केवल फ्री स्पेस की बात किया है। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में हम लोगों ने क्या देखा है, तो कोई भी मीडियम, जो भी मीडियम होगा वो डिसाइडेड बाय क्या होगा, इट इज डिसाइडेड बाय थ्री फैक्टर, सिग्मा, एप्सिला एंड म्यू। ये तीन फैक्टर जो है, ये कंडक्टिविटी है आपकी, और ये परमिटिविटी, और ये परमेएबिलिटी।
ये तीन फैक्टर जो हैं, सिग्मा, एप्सिलॉन एंड म्यू, तो तीन फैक्टर से हम लोग मीडियम डिसाइड करते हैं कि किस टाइप ये बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने जो बात किया है फ्री स्पेस की केवल बात किया है, जो भी हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन देखे वो सारी हम लोग फ्री स्पेस में ही देखे। तो पहला पहला जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस में क्या था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिग्मा क्या होता है, जीरो होता है, और म्यू जो होता है म्यू नॉट हो जाता है, और एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ये कांस्टेंट वैल्यू आती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर आती है, और इसकी वैल्यू जो आती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, और ये फ्री स्पेस के लिए इनकी वैल्यू ये आती है। तो हम लोगों ने फ्री स्पेस पूरा डिस्कस किया है थॉरोली। अब दूसरा मीडियम है, दूसरा कौन सा मीडियम है, परफेक्ट कंडक्टिंग। दूसरा मीडियम है परफेक्ट कंडक्टिंग मीडियम। तो इस कंडीशन में हमारे क्या क्या चेंज होंगे, जो हमारा सिग्मा होगा वो इन्फिनिट हो जाएगा, जो कंडक्टिविटी होगी। अगर परफेक्ट हमारा कंडक्टिंग मीडियम है तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है ना। म्यू जो होगा, म्यू वैसे ही रहेगा, और एप्सिलॉन वैसे ही रहेगा, ठीक है, सेम। तीसरी कंडीशन, तीसरा जो मीडियम है उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। तो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, सिग्मा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, चूंकि परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है ना, तो इंसुलेटिंग के लिए कंडक्टिविटी जीरो होनी चाहिए आइडियली, ठीक है ना। तो चूंकि परफेक्ट है मतलब आइडियल के केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके केस में सिग्मा क्या होगा, जीरो होगा, और म्यू वैसे ही रहेगा, और एप्सिलॉन वैसे ही रहेगा, ठीक है। और इस केस में जो अटेन्युएशन फैक्टर है, जो लॉस फैक्टर है, वो क्या होता है, जीरो होता है। इसको बोलते हैं अटेन्युएशन फैक्टर, ठीक है। तो ये फैक्टर जो है ये जीरो होता है, और सिग्मा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि ये इंसुलेटर्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर होता है, और यहाँ पे आइडियल केस में बात कर रहे हैं तो मतलब उसका सिग्मा क्या होगा, कंडक्टिविटी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे इन्फिनिटी है परफेक्ट कंडक्टिंग मीडियम के लिए, यहाँ पे क्या है, ये जीरो है डाइलेक्ट्रिक के लिए। चौथा जो मीडियम है हमारा वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम के लिए अगर आपके ये जो सिग्मा, एप्सिलॉन एंड म्यू जो हैं ये फंक्शन ऑफ क्या हो जाए, कोऑर्डिनेट एंड टाइम, नॉट ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड टाइम, ये फंक्शन नहीं है कोऑर्डिनेट एंड टाइम के, तो ये क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस टाइप के। अगर यही कंडीशन पांचवा जो है डिस्कस करेंगे, नॉन होमोजीनियस या इनहोमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस मीडियम। इस केस में क्या होगा, जो सिग्मा, एप्सिलॉन एंड म्यू होंगे वो फंक्शन ऑफ क्या होंगे, कोऑर्डिनेट एंड टाइम। अगर ये फंक्शन होंगे तो ये क्या कहलाता है, नॉन होमोजीनियस हो गया। अगर ये फंक्शन नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मीडियम। तो हम लोग इसको, हम लोगों चूंकि ये वाली कंडीशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्री स्पेस की, अब हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है रियल मीडियम में, रियल मीडियम मतलब परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, परफेक्ट कंडक्टिंग, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस में कैसे बिहेव करती है। तो ये कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन रियल मीडियम।
तो रियल मीडियम में हम उसको डेरिवेशन करेंगे, उसके एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे और उसमें से देखेंगे कि ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रही हैं, क्या क्या एक्सप्रेशन आते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने जो देखा है, क्विकली जस्ट समराइज कर देता हूँ मैं, कि पहला हम लोगों ने देखा कि वेव प्रोपगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन हैज नो कंपोनेंट ऑफ ई एक्स एंड एच एक्स, ठीक है ना। तो ई एक्स के लिए मैंने प्रूव किया और एच एक्स के लिए हम लोगों ने सिमिलरली लिख दिया, ठीक है ना। तो आप लोग दोनों को कंडीशन को कर लीजिएगा और अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप लोग पूछ भी सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन लेके फ्री स्पेस में हम लोगों ने इसको इसको कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ लिया। इसके बाद फिर हम लोगों ने इसको इक्वेट कर दिया और जो हमारा फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन यूज कर लिया और उससे ये उसको भी कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ के और देखा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारा बता रहा है कि इसमें कोई कंपोनेंट नहीं होगा ई एक्स एंड बी एक्स का। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम में हम लोगों ने अभी तक मैक्सिमम फ्री स्पेस में पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब हम लोग को चूंकि मीडियम में पढ़ना है, डिफरेंट मीडियम में कैसे बिहेव करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम। उसमें से परफेक्ट कंडक्टिंग मीडियम में क्या कंडीशन होगी, तो सिग्मा क्या होगा, इन्फिनिट होगा, और म्यू एप्सिलॉन वैसे ही रहेंगे मीडियम में। और जो थर्ड कंडीशन हम लोगों ने परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, चूंकि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं इसलिए इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, इसलिए ये सिग्मा क्या होगा, जीरो होगा, और अटेन्युएशन फैक्टर भी जीरो होगा। और होमोजेनियस मीडियम में अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट एंड टाइम है तो ये होमोजेनियस मीडियम होगा। अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम एंड कोऑर्डिनेट है तो ये क्या होगा, नॉन होमोजेनियस मीडियम होगा। तो इसको अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग पहले डेराइव करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रियल मीडियम में ये कैसे बिहेव करती है और उसके एक्सप्रेशन क्या आते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने फ्री स्पेस के लिए किया है। और इसके बाद हम लोग उसकी कंडीशंस डिस्कस करेंगे, तो जो कि हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।